कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी में एक विचार चुपचाप प्रवेश करता है और धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बदल देता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता। पहले वह विचार सिर्फ एक सवाल की तरह आता है, फिर वह सवाल मन में टिक जाता है और फिर वही सवाल इंसान को अपने जीवन को नए तरीके से देखने के लिए मजबूर कर देता है। लगभग एक सदी पहले नेपोलियन हिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक युवा पत्रकार के रूप में वह अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने गए थे। बातचीत के दौरान कार्नेगी ने उनसे एक सवाल पूछा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद साधारण ही रह जाते हैं? हिल उस समय इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कार्नेगी के पास एक विचार था। उनका मानना था कि सफलता कोई रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित मानसिक सिद्धांतों का परिणाम है। उन्होंने हिल से कहा कि अगर वह दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करें और यह समझें कि उनकी सोच और आदतों में क्या समानता है, तो शायद वह सफलता का एक ऐसा सिद्धांत खोज सकते हैं जिसे कोई भी इंसान अपने जीवन में लागू कर सके। यही वह पल था जहां से थिंक एंड ग्रो रिच की यात्रा शुरू हुई। अब इस विचार को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। चैप्टर 1, द फर्स्ट स्पार्क ऑफ डिजायर। एक छोटे कस्बे में रहने वाला युवक आरव हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का था। वह अक्सर यह सोचता था कि आखिर कुछ लोग अपने सपनों को सच कैसे कर लेते हैं, जबकि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ परिस्थितियों से समझौता करते हुए गुजार देते हैं। उसके आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि जीवन में बहुत बड़े सपने देखना व्यावहारिक नहीं होता, लेकिन आरव के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि क्या सच में इंसान की सीमाएं इतनी छोटी होती हैं जितनी हम मान लेते हैं। एक दिन उसने एक पुरानी लाइब्रेरी में नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच देखी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह सिर्फ पैसे कमाने की कोई किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे एहसास होने लगा कि यह किताब असल में सोच की शक्ति के बारे में है। हिल का पहला सिद्धांत था डिजायर। उनका कहना था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साधारण इच्छा से नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर से होती है। यह वह इच्छा होती है जो इंसान को बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हिल इस विचार को समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी बताते हैं। बार्न्स के पास न धन था, न कोई विशेष संसाधन, लेकिन उसके मन में एक स्पष्ट इच्छा थी कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह बिना पैसे के ट्रेन में बैठकर एडिसन की कंपनी तक पहुंच गया। शुरुआत में उसे एक साधारण नौकरी मिली, लेकिन उसके मन में अपने लक्ष्य को लेकर कोई संदेह नहीं था। कई महीनों तक वह बस अवसर का इंतजार करता रहा, और जब अवसर आया तो उसने उसे पहचान लिया। धीरे धीरे वही युवक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। इस कहानी ने आरव को गहराई से प्रभावित किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सफलता की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि मन के भीतर से होती है। चैप्टर 2, बिलीफ चेंजेस द वे वी एक्ट। किताब के अगले अध्याय में हिल एक और गहरी बात कहते हैं, फेथ यानी विश्वास। उनका कहना है कि इच्छा तभी शक्ति बनती है जब उसके साथ विश्वास जुड़ जाता है। अगर इंसान के मन में यह विश्वास ही न हो कि उसका लक्ष्य संभव है, तो उसकी इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। हेनरी फोर्ड की कहानी इसका एक रोचक उदाहरण है। जब फोर्ड ने यह कहा कि वह ऐसी कार बनाएंगे जिसे आम लोग खरीद सकें, तब कई विशेषज्ञों ने इसे असंभव बताया। उस समय कारें इतनी महंगी थीं कि उन्हें केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। लेकिन फोर्ड का विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने इस विचार को बार बार दोहराया
और अपनी पूरी टीम को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। अंततः मॉडल टी कार के रूप में वह विचार वास्तविकता बन गया और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। आरव को यह पढ़कर समझ में आया कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह वह मानसिक अवस्था है जो इंसान के व्यवहार को बदल देती है। जब किसी इंसान को अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है तो वह समस्याओं को रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखने लगता है। चैप्टर 3, द माइंड एंड इट्स हिडन पावर। हिल की सबसे दिलचस्प खोज यह थी कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसकी सफलता में गहरा प्रभाव डालता है। उनके अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार हमारे विचारों और भावनाओं को एब्जॉर्ब करता रहता है। अगर हम बार बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आरव ने इस विचार को एक छोटे प्रयोग की तरह अपनाया। उसने हर सुबह कुछ मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोचना और उसे अपने मन में विजुअलाइज करना शुरू किया। शुरुआत में यह केवल कल्पना जैसा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान पहले से ज्यादा केंद्रित हो गया है। उसे नए विचार आने लगे और वह अपने आसपास ऐसे अवसरों को देखने लगा जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख पाया था। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन केवल कल्पना नहीं है, यह वह शक्ति है जो इंसान के भविष्य की रूपरेखा बनाती है। हर इन्वेंशन, हर बिजनेस, हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ फेलियर। किताब के आगे हिल परसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग असफलता के पहले संकेत पर ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका विचार सही नहीं था या परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को अंत नहीं मानते। टॉमस एडिसन का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। जब वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके हजारों प्रयोग असफल हुए। अगर वह पहली या दूसरी असफलता के बाद ही रुक जाते, तो शायद दुनिया इलेक्ट्रिक लाइट को इतनी जल्दी नहीं देख पाती। एडिसन ने कहा था कि उन्होंने असफलता नहीं देखी, बल्कि उन्होंने हजार तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आरव को यह समझ में आया कि परसिस्टेंस केवल मेहनत करने का नाम नहीं है। यह वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को बार बार उठकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हिल का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। उनके अनुसार जब दो या दो से अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर सोचते हैं और काम करते हैं, तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाती है। हेनरी फोर्ड ने भी यही सिद्धांत अपनाया था। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई जो अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। फोर्ड स्वयं हर चीज नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि सही लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करना है। हिल कहते हैं कि सक्सेस अक्सर अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि साझा विचारों की शक्ति से जन्म लेती है। आरव ने भी धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ बातचीत शुरू की जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते थे। उसे महसूस हुआ कि जब लोग अपने विचार साझा करते हैं, तो सोच का दायरा बढ़ने लगता है। समय के साथ आरव ने यह महसूस किया कि उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं आया था। वही शहर था, वही लोग थे और रोजमर्रा की परिस्थितियां भी लगभग वैसी ही थीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका देखने का तरीका। पहले वह यह सोचता था कि सफलता शायद कुछ खास लोगों के लिए ही होती है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि इंसान की दिशा अक्सर उसके विचारों से तय होती है। नेपोलियन हिल का मूल संदेश भी कुछ ऐसा ही है। वह बताते हैं कि उपलब्धियां अचानक नहीं बनती,
वे धीरे धीरे उस सोच से जन्म लेती हैं जिसे इंसान अपने मन में लगातार पोषित करता रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना सीखता है, उस पर विश्वास बनाए रखता है और कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखता है, तो धीरे धीरे वही विचार उसकी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच को अक्सर लोग केवल धन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हिल का विचार इससे कहीं व्यापक है। उनके अनुसार असली संपत्ति वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को अपनी संभावनाओं को पहचानने और उन्हें दिशा देने की क्षमता देती है। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी यह किताब लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं अक्सर परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि वे धारणाएं बनाती हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। अगर इस कहानी के माध्यम से आपको भी कोई नया विचार मिला हो, तो इसे अपने मित्रों और परिचितों के साथ साझा कीजिए। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन, सोच और मानवीय अनुभवों के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो यह समझाती है कि इंसान की रोजमर्रा की छोटी आदतें धीरे धीरे उसके भविष्य की दिशा तय करती हैं। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने विचारों की उस क्षमता को पहचानना शुरू कीजिए जो शायद अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद और गुड बाय दोस्तों।